चलो आज स्टूडेंट फिर से एक बार चैप्टर 2 सॉल्यूशन पार्ट 2 थियोरी पार्ट दैट इज टोटली completed. Part 2 related with solubility, Henry's law and Raoult's law. तो आज हम हेनरी और राउल्ट्स लॉ के जो न्यूमेरिकल है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं 2 या 3 न्यूमेरिकल हैं। 2 न्यूमेरिकल हेनरीज लॉ के हैं और एक न्यूमेरिकल हम राउल्ट्स लॉ का भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल मैंने आगे भी बताए थे 3 जगह पे न्यूमेरिकल रखे हैं। वन दैट इज इलस्ट्रेशन, सेकंड दैट इज इन टेक्स्ट एंड थर्ड दैट इज इन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल है उसको अभी हम वीडियो के जरिए मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, वो हमारा जो वर्क है वो क्लास में ही होगा और जिससे पूरा चैप्टर है वो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा थ्रू न्यूमेरिकल। ठीक है, तो और इलस्ट्रेशन है दैट इज ऑलरेडी सॉल्व इन टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे मैं जो न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ दैट इज कम्स फ्रॉम इंटेक्स पार्ट। क्लियर? तो आज जो इंटेक्स है उसमें हमारे सामने 3 न्यूमेरिकल है। सो फर्स्ट वन दैट इज 2.6 दैट इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला है दैट इज solubility of gas in liquid solvent and we know the formula P, that is partial pressure of gas, that is equal to KH. KH means Henry's constant and X that is mole fraction. Pressure and mole fraction that is for gas. One more thing, we know mole fraction is unitless parameter. Mole fraction that is unitless parameter. It means unit of partial pressure and KH must be same. If pressure in terms of ATM, then value of KH also in terms of ATM. मतलब जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो हेनरीज लॉ का या तो एमसीक्यू, तो आपके दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। गलती यहाँ पे हो सकती है, नंबर 1। नाउ सेकंड पार्ट, मोल फ्रैक्शन जो है उसको आप एक स्टेप नीचे ले जा सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोल। सो मोल फ्रैक्शन मींस मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल। अब टोटल मोल जो है उसमें गैस के मोल भी आएंगे और सॉल्वेंट के मोल भी आएंगे। ज्यादातर एज अ सॉल्वेंट वाटर ही होगा। क्लियर? एंड हियर मोल्स ऑफ गैस इज वेरी लेस देन मोल्स ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। तो आगे आपको क्या करना है, स्मॉल एन को क्या कर देना, निग्लेक्ट कर देना। सो फाइनली योर फॉर्मूला लाइक दिस, P is equal to KH N upon N। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। This formula in terms of mole fraction and this formula in terms of mole. Clear? In terms of mole fraction, we have only 3 parameter, but in case of mole, we have 4 parameter. Sometimes you have to find out mole fraction. That is very easy. Okay? And sometimes you have to find out mole. और जब मोल फाइंड करने होते हैं तो आपके पास कैपिटल एन भी होना चाहिए। कैपिटल एन मींस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और एग्जाम में आप देखना ज्यादातर सॉल्वेंट के मोल आपको डायरेक्ट नहीं देंगे। सॉल्वेंट नॉर्मली एज अ वाटर होता है और वाटर जो होगा वो किस में दिया होगा, आपको वॉल्यूम में दिया होगा। ये ट्राइंगल आपको पता है। ओके, यहाँ पे क्या था, मोल, यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे क्या था, मास। तो वाटर है, इसका आपको वॉल्यूम दिया होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम को मास में क्या कर दो, कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। इट मींस वॉल्यूम इन ml दैट इज इक्वल टू मास इन ग्राम।
and finally you have to convert mass into mole by dividing molar mass. Clear? तो ये जो पार्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए. You cannot convert volume directly into mole because this part is strictly for gas. Keep it in mind. ठीक है? तो इतने पार्ट आपके क्लियर हैं, तो हेनरीज लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल और एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो. क्लियर? ओके. Now in 2.6 one solution that is given, it means one gas and that gas is H2S, that is hydrogen sulfide, that is dissolved in water. Okay, so already सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है. अब कितना सल्फ्यूरिक लिया, सॉरी कितना H2S लिया, कितना पानी लिया, ये को इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है, बट ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन आपको दे दिया है. And we know total 10 method to represent concentration. And out of 10, here which method is given? That is molality. So here molality is given 0.195. That is given. Okay? और ये जो गैस जो डिसॉल्व किया है, that is at which condition? At STP. ये आपको दिया है. And you have to find out हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, KH. तो आपके पास KH फाइंड करना है, सो यू मस्ट हैव प्रेशर एज वेल एज मोल फ्रैक्शन. प्रेशर दैट इज गिवन. ओके, प्रेशर यहाँ पे दिया है STP, तो STP का प्रेशर कितना होता है, दैट इज 1 atm. ये फिक्स हो गया. अब आपने 1 atm लिया तो KH का जो आंसर है वो भी atm में ही आएगा. क्लियर? अब आपके पास क्या नहीं है, मोल फ्रैक्शन नहीं है, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, मोलालिटी. इट मींस यू हैव टू कन्वर्ट वन मेथड इनटू अनदर. मैंने आगे 11th में भी बताया था, कंसंट्रेशन की 10 मेथड होती है. एग्जाम में एक मेथड आपको दी होगी और आपको दूसरी मेथड में कन्वर्ट करना होता है. कन्वर्जन की कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला भी है. मान लो कि आप फॉर्मूला भूल गए तो मेथड भी आपको पता होनी चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.195 m? दैट इज मोलालिटी. और मोलालिटी का मीनिंग क्या होता है वो सबको पता होना चाहिए. मोलालिटी मींस मोल पर केजी. मोलालिटी में हम क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर, एंड हियर मोल पर केजी. Now you have to convert into sentence form. So 0.195 mole solid is H2S. 0.195 mole H2S in per kg means 1 kg solvent, and here solvent is water. Okay. Now 1 kg is equal to 1000 gram water. Clear? And 1000 gram means what? 1000 upon 18, that is 55.55 moles of H2O. तो सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए और मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के. ओके, ये जो सेंटेंस है उसमें ऑलरेडी आपके पास सॉलिड के मोल तो आ गए, सॉल्वेंट के नहीं थे तो यहाँ से आ गया. This is moles of solvent. मीनिंग पता होना चाहिए. What is the meaning of molality? That is mole per kg. Okay? और बाद में उसको सेंटेंस में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो. So ये भी है जो इंफॉर्मेशन आपको मिली H2S की, वो मोल में मिली, और सॉल्वेंट की जो मिली वो मास में. तो मास को मैंने मोल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया by using this relation. Clear? Okay. Now mole fraction. Mole fraction of H2S, that is equal to n upon n plus n. Small n you can neglect. Okay, so now see the value, compare this to value. This value is very very less than this one. Okay, तो यहाँ पे आप small n को neglect कर सकते हो. So finally x H2S, that is n upon n. Small n means 0.195, capital N that is 55.55. So we have x H2S,
and XH2S, that is mole fraction, and answer is 0.0035. 0.0035. Okay. Now according to Henry's law, formula P is equal to KH into X. P, that is 1 atm. Okay, you have to find out KH. X आपने फाइंड कर दिया 0.0035. So finally KH is equal to 1 upon 0.0035, and final answer is 285.7. 285.7 ATM. Good. Again I told you pressure और KH दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा. So this is the important numerical. So here you must know how to convert molality into mole fraction. Okay? 11th में ये सब डिस्कशन हो गया है. कोई बात नहीं, रिपीट करेंगे बाद में. ठीक है? Okay. Now another numerical 2.7. 2.7, again numerical based on Henry's law. Here you have to dissolve carbon dioxide in water. CO2 you have to dissolve in water. It means this is सोडा. अभी पीना नहीं है, ठीक है? बाहर का भी लॉकडाउन चल रहा है. हाँ, अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमें पानी में डिसॉल्व करना है और उन लोगों ने डिसॉल्व कर दिया. एंड एट 298 टेम्परेचर है, 298 केल्विन, नॉर्मल टेम्परेचर. ओके. नाउ हियर Henry's constant is given. In theory I told you KH depends on nature of gas and temperature. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका KH आपको 298 पे दिया है, that is 1.67 into 10⁸ पास्कल. तो यहाँ पे जो यूनिट दिया है KH का वो पास्कल में दिया है. कीप इट इन माइंड. ओके. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2. मतलब इसमें CO2 कितना डिसॉल्व हुआ उसकी क्वांटिटी आपको मास में फाइंड करनी है. इट मींस इन टर्म्स ऑफ ग्राम. डायरेक्ट ग्राम तो मिलेगा नहीं. वाटर जो दिया है, वाटर इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ H2O, दैट इज 500 ml. 500 ml, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर. और जो CO2 डिसॉल्व किया है उसका प्रेशर 2.5 atm है. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो क्लियर होना चाहिए. You have to dissolve carbon dioxide in water. How much water? 500 ml. And you have to measure quantity of CO2. Pressure that is given, volume is also given. Now quantity मास में फाइंड करनी है तो आप डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते. तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्मॉल n. स्मॉल n मींस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल. मतलब हमें पहले मोल फ्रैक्शन को मोल तक लाना है. ओके. सो मेथड लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, PCO2, partial pressure of CO2 is equal to KH into XCO2. More specified formula, more specified क्योंकि CO2 के फॉर्म में है. Now mole fraction means moles of CO2, एक स्टेप नीचे आओ, upon total n CO2 plus n H2O. Moles of CO2 is very less than moles of water. So we have PCO2 is equal to KH n CO2 upon NH2O. Now see the value of KH, that is given 1.67 into 10⁸, in which unit? पास्कल. और अभी मैंने बताया जब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे KH किस में दिया है? पास्कल में. और प्रेशर किस में दिया है? ATM में 2.5. So we must know the relation between
ATM and Pascal. So 1 ATM is equal to 101,325 Pascal. This is the relation. Okay. So you have to convert this here 101,325 exact value. Okay. और here NCO2 ये आपको फाइंड करना है moles of CO2. Now what about water? Now you require moles of water. This one. अभी मैंने बताया ये वॉल्यूम दिया है. वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम that is 500 ml. So 500 ml VH2O 500 ml. We know density of water 1 gram per ml. Therefore mass of water also 500 gram. 1 gram per ml means 1 gram water that is equivalent to 1 ml. Okay, तो 1 ml को 1 gram बोलते हैं तो 500 ml को 500 gram. And finally moles of H2O. So 500 divided by 18 कितने बोलेंगे? 27.77 moles of water. Clear? Okay. Now put the value here 27.77. And finally if you solve this equation then we have NCO2. Now tell me what is the moles of CO2? 0.04396. 0.04396. Okay. So this is mole, but answer in terms of mass. So you have to multiply with 40. Sorry. Carbon dioxide 44. Okay. So finally mass of CO2 becomes 1.9316 gram. gram. 1.9316 gram. Okay, so this is the final answer. So by this way you can solve numerical based on Henry's law. Clear? Okay. तो इस बेस पे आप CO2 की क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो. एक ही फॉर्मूला पे वर्क करना है. नीचे कब आना है वो सब पता होना चाहिए. मतलब ये 2-3 स्टेप में ही आपको घूमना है और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा. क्लियर? सो दिस इज Henry's law. Now one more numerical that is based on Raoult's law. Raoult's law for volatile liquid and volatile solvent. मतलब दोनों लिक्विड है. और अभी लेटेस्ट मैंने एक वर्कशीट जो आपको दी है उसमें भी राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने हैं तो उसके स्टेप्स आपको मैंने बता दिए थे और एक टेबल फॉर्म में ही उसको याद रखना है, ऐसा मैंने आपको बताया था. तो कहां से स्टार्ट होता है वो भी क्लियर होना चाहिए. ठीक है. तो मान लो कि आपके पास दो कंपोनेंट है फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ आर लिक्विड. तो स्टेप मैंने क्या बताए थे? P1 नॉट vapor pressure of pure component 1, then P2 naught, okay, then X1, X2, P1, P2, P total, then Y1 and Y2. ये स्टेप पता होने चाहिए. ओके. और ये सारे टर्म्स क्या है वो क्लियर होना चाहिए. ये दोनों प्योर वीपी है बिफोर मिक्सिंग. ठीक है. और ये दोनों पार्शियल है. पार्शियल मींस आफ्टर मिक्सिंग. क्लियर? एंड पार्शियल P1 ऑलवेज लेस देन प्योर. ये नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए. ओके. X1, X2 and Y1, Y2 both are mole fraction, but X1, X2 that is mole fraction in liquid mixture. जो नीचे था ना वो. हाँ. और Y1, Y2 gaseous mixture. तो ये पता होना चाहिए. अभी ये जो हमारा सम है उसमें एक्चुअली 1, 2 जो है कंपोनेंट उसकी जगह उन्होंने A और B लिखा हुआ है. ठीक है. तो हमारे सिंबल क्या हो जाएंगे? PA नॉट, देन PB नॉट, देन XA, XB, देन PA partial, PB, B total and YA, YB. Clear? Now see the information. 2.8. The vapor pressure of pure liquid A and B, pure liquid A and B, the PA naught is given 450 mm.
and PB naught that is 700 mm. The प्योर का VP आपको दिया है. Find out the composition of the liquid mixture. Liquid mixture मतलब आपको composition find करना, मतलब मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है और वो भी लिक्विड. मतलब XA XB. If total vapor pressure is 600, P total is given. P total is 600 mm. And one more question. Find the composition in vapor phase also. Vapor phase means YA and YB. Okay. So how can we solve this numerical? तो सबसे पहले PA नॉट दिया है और PB नॉट भी आपको दे दिया है. These two are given and this one is given. P total. अब हम X से भी फाइंड करेंगे, XB, PA, PB, YA सब फाइंड कर देंगे वन बाय वन. Okay. So first of all, what is the formula of P total? So according to Dalton's law. Dalton's law क्या है? That is sum of the pure or partial PA plus PB according to Dalton's law. Clear? Okay. अब हमारे पास P total है, पार्शियल नहीं है. सर ये दिया है ना, ये तो प्योर है. डाल्टन है वो प्योर का एडिशन नहीं है, वो किसका है? पार्शियल का है. नाउ सी यहाँ पे हम लिखते थे वो 1 नॉट 2 के सिंबल में पार्शियल इज इक्वल टू P1 नॉट x1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो? PA इज इक्वल टू PA नॉट x. राउस लो. हियर PB नॉट XB. अब आपको PA नॉट और PB नॉट मिल गया, वो दैट इज गिवन. अब XA और XB दोनों अननोन है, तो दोनों कैसे फाइंड करेंगे? तो थ्योरी में मैंने बताया था कि P टोटल की तीन फॉर्मूला है. वन बेस्ड ऑन XA एंड XB, सेकंड बेस्ड ऑन प्योर XA एंड थर्ड बेस्ड ऑन प्योर XB. तो इसको हम एक फॉर्म में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे. सो यहाँ जो XA लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB. सो PA नॉट माइनस PA naught XB plus PB naught XB. Okay, P total. Therefore, P total is equal to PA naught common XB common. Okay, so finally PA naught minus PB naught. PA naught and P total is given. P total is 600. P टोटल का आंसर मैंने बताया था PA नॉट और PB नॉट के बीच में होना चाहिए. देखो डेटा में कंप्लीट सेट हो रहा है. ओके, PA नॉट दैट इज 450, XB आपको फाइंड करना है. PB नॉट माइनस PA. 1 मिनट. PA नॉट माइनस PA नॉट माइनस XB. व्हाट हैपन? ये सही है. देन निकाल दिए माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB. XB को कॉमन निकाला, माइनस निकाला तो ये साइन चेंज हो जाएगी ना. सही है. ओके, नाउ PA नॉट इज 450, PB नॉट दैट इज 700. ओके, सो फाइनली इफ यू सॉल्व देन वी हैव XB 0.6 that is XB. This one XB आ गया. Okay, once you have XB then you can directly write XA. XA means 0.4. तो ये भी क्लियर होना चाहिए. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट YA एंड YB. लेकिन YA और YB की फॉर्मूला क्या थी? तो ऐसा लिखा था हमने डाल्टन लॉ में P1 इज इक्वल टू P टोटल इनटू Y1. मतलब आपको Y1 Y2 फाइंड करना है तो आपके पास पार्शियल और टोटल होना चाहिए. टोटल इज गिवन लेकिन आपके पास पार्शियल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? पार्शियल. नाउ पार्शियल मींस PA. सो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA. PA नॉट 450, XA 0.4. सो PA 180 mm. 180 mm. And keep it in mind, PA always less than PA नॉट. एक कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए. ओके, नाउ अनदर फॉर्मूला PB. PB is equal to PB naught XB. PB naught means 700 and XB means 0.6. So answer is 420.
420 mm. 420 mm. And again PB also less than AB naught. AB सही होना चाहिए. मतलब आपके पास पार्शियल भी आ गया. Okay. Now the last formula according to Dalton's law. अब यहाँ पे लास्ट में Dalton's law लिखेंगे. आपको जब भी वेपर फेज के कंपोजिशन फाइंड करने हैं तो फाइनली यू हैव टू राइट फॉर्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डाल्टन्स लॉ. तो डाल्टन्स लॉ कैसे लिखेंगे? P इज इक्वल टू P टोटल इनटू YA. देन YA इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल. ओके, PA means partial 180, total that is given 600. So Y is equal to 0.3. 0.3. Good. So Y is equal to 0.3. It means YB is equal to simply 0.7. Clear? तो इस बेस पे राउट्स के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो. क्लियर? अब इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं. सी, ये दोनों प्योर के यूपी है कि नहीं? अब जेडब्ल्यू और नीट वाले ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन. ओके, वी नो PA नॉट 450 एंड PB नॉट 700. सेम टेम्परेचर, दोनों का T सेम है. अब दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का VP आपने मेजर किया. नाउ टेल मी व्हिच वन इज मोर वोलेटाइल? बोथ आर वोलेटाइल. ये क्लियर होना चाहिए. दोनों वोलेटाइल है, लेकिन कंपेयर में ज्यादा वोलेटाइल कौन है? सो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू we can say that B is more volatile than A. ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर? ओके. सेकंड पॉइंट, मुझे डायरेक्ट बताओ ये दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और किसका लो होगा? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए. बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. तो ये जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. इसीलिए जब हम थियरी पढ़ाते हैं तो बीच बीच में जो पॉइंट्स पे जो मैं जोर दे रहा हूँ उसका रीजन ये है. ठीक है? तो दैट विल हेल्पफुल इन जेडब्ल्यू और नीट एग्जाम. अगेन आई टोल्ड यू कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और कहीं से भी हम क्वेश्चन बना भी सकते हैं. और जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एक्चुअली प्रूफ होता है. हमने जो जो बातें थियरी में बताई है वो यहाँ पे सेट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? बस ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रट्टा मार दिया हो गया, ऐसा नहीं होता. ये भी क्लियर होना चाहिए. ठीक है? तो आज सेकंड पार्ट जो हमारा था वो यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. पार्ट 1 क्या था हमारा? कंसंट्रेशन. ओके. पार्ट 2 हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ. और पार्ट 3 हमारा क्या था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो सेकंड और थर्ड सेक्शन जो है वो थ्योरेटिकल बेस पे, न्यूमेरिकल में जो 3 सेक्शन मैंने बताए थे उसमें 2 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं. एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो क्लास में करने वाले हैं. तो ये क्लियर होना चाहिए. अब मैं 2 मैसेज छोड़ रहा हूँ. पहला जो मेरा मैसेज है, जो स्टूडेंट मेरे ट्यूशन के जो बच्चे हैं उनके लिए है. उनका पार्ट 1 ऑलरेडी पूरा हो गया है. पार्ट 1 मीन्स व्हाट? पार्ट 1 जो है दैट इज मेथड टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन. और हर बार मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल मेथड 10 है और उसको सीक्वेंस में याद रखना है. मोलारिटी, नॉर्मालिटी और फॉर्मालिटी. ओके. अनदर इज मोलारिटी, दैट इज डिफरेंट. देन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर दिए 100% हो जाएंगे. इसके बाद मास फ्रैक्शन बताया था मैंने. मास फ्रैक्शन जो है उसमें 100 कर दिया तो W/W. देन वॉल्यूम फ्रैक्शन परसेंटेज V/V. और ये लास्ट 3 मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन मास अपॉन वॉल्यूम. द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ. ओके. देन परसेंटेज W/V and last one is ppm. Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. टोटल 10 मेथड है और उसको ये सीक्वेंस में ही पढ़ना होता है. और ये 3 के जो ग्रुप बनाए हैं वो किस बेस पे बनाए हैं वो भी मैंने आपको 11th में बता दिया था. क्लियर? और ये 3 ग्रुप हम क्यों ले रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब अंदर की बात है जो पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता. क्लियर? ओके. तो
तो मेरे जो ट्यूशन के जो बच्चे हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि ये सारी मेथड मैंने आपको अभी अभी करवा दी है बिफोर लॉकडाउन। क्लियर? तो वो बच्चों के लिए ये पूरा चैप्टर सॉल्यूशन दैट इज टोटली कंप्लीट। क्लियर? अब मेरा जो दूसरा मैसेज है वो स्कूल के बच्चों के लिए है। स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनका जो पार्ट 1 है वो भी बाकी है, मतलब ए सेक्शन। लेकिन 11th में मैंने आपको मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड W/W, मतलब ये जो 5 मेथड है मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया। ठीक है? तो आपको क्या करना है, 11th में मेरी जो भी नोट्स है उसकी डायरेक्ट कॉपी कर देनी है बस आपको, ये 5 मेथड के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, ये 10 मेथड मुझे सीक्वेंस में पढ़ानी है। तो जब आप कॉपी करते हो तो एक बात याद रखना, मोलारिटी, नॉर्मालिटी के बाद देखो फॉर्मालिटी बाकी है। तो एक काम करना, बीच में एक पेज आप स्किप कर देना, ब्लैंक रखना, एक ही पेज, ज्यादा नहीं, ओनली सिंगल पेज, दैट इज फॉर फॉर्मालिटी। क्लियर? बाद में मोलारिटी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, ये सब सीक्वेंस में सीखो। तो स्कूल जब ओपन होगी तब हम फॉर्मालिटी के बारे में पढ़ेंगे और ये लास्ट में जो 3-4 मेथड है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है, और ट्यूशन के जो बच्चे हैं उनका तो पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और दूसरा एक मेरा मैसेज सबके लिए है, अभी आज आई थिंक थर्सडे हुआ है, ठीक है? तो अभी 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा मेरा। ठीक है? तो ये 3 दिन में हमें क्या करना है, तो आगे भी मैंने आपको बताया था कि अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2-3 लेक्चर वीडियो में पीछे होंगे, तो उनको मेरा मैसेज है सबके साथ हो जाओ। तो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में दे रहा हूँ 3 दिन। ठीक है? और जो मेरे साथ पैरेलल वर्क कर रहे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, तो आगे मैंने एक एमसीक्यू का पैम्फलेट आपको दिया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैंने दिया है, इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया है, आपके ऊपर छोड़ा है। अब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 20, 25, 30, 35 व्हाटएवर, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप खुद सॉल्व करोगे तो उसमें डाउट आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन आपको ये 2-3 दिन में रख दूंगा ग्रुप के बेस पे, ग्रुप में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? तो वो वर्क भी हमारा होता रहेगा। तो संडे तक लेक्चर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये एमसीक्यू बेस पे हम वर्क करते रहेंगे। बाकी के जो स्टूडेंट है वो साथ में हो जाओ मेरे, ठीक है? और मंडे से फिर से लेक्चर आपको मिल जाएंगे नए चैप्टर के। क्लियर? थैंक यू वेरी वेरी मच।